होरी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं है, वो एक पूरा ढांचा है जिसमें गरीबी, समाज और इंसानियत की परतें छिपी हैं। आइए समझते हैं गोदान की संरचना जो इसे महान बनाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, गोदान की संरचना। भारतीय उपन्यास मध्य वर्ग का महाकाव्य न होकर किसान चेतना की महागाथा है। इस स्थापना को जिन भारतीय उपन्यासों से विशेष बल मिला है उनमें गोदान अन्यतम है। प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण काव्य कृति तो वह है ही हिंदी उपन्यास और व्यापक अर्थ में भारतीय उपन्यास के इतिहास में भी उसका अद्वितीय महत्व है। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार U.R. अनंतमूर्ति ने पिछले दिनों भारतीय उपन्यास की भारतीयता जैसा सवाल उठाते हुए यह खास स्थापना की है कि उपन्यास इस विशेष अर्थ में सार्वभौमिकता पर एक तरह का आक्रमण है। इस खास मांग को महज आंचलिकता के तर्क से समझना कठिन होगा। हालांकि अपनी बात स्पष्ट करने के लिए अनंतमूर्ति ने जिन लेखकों का हवाला दिया है, प्रेमचंद, कारंत और रेणु, वे क्षेत्र या अंचल विशेष की संवेदना से गहरे स्तर पर संपन्न रहे हैं। गोदान उपयुक्त कृति है जिसकी संरचना के विश्लेषण के बहाने हम देख सकते हैं कि आंचलिकता को जीवन या परिप्रेक्ष्य के बोध से संपन्न करने वाली सार्थक विशेषता क्या है। कहना न होगा कि गोदान किसान जीवन के संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसमें भारतीय समाज के दूसरे रूपों की भी झलक मौजूद है। गोदान की संरचना या बनावट में जो फांक दिखाई देती है, शहर और गांव की कहानी के साहस्य या समीक्षीकरण के कारण, वही इस उपन्यास की चारित्रिक विशेषता भी है तथा उसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार भी है। इस उपन्यास का फैलाव महत्वपूर्ण है। उससे प्रगति के संगठन या अनविति की मांग नहीं की जा सकती, पर वह कभी दृष्टि से वंचित नहीं है। उसकी तुलना अंतर्मुखी मनोवैज्ञानिक केंद्रित उपन्यासों से करना भी साहित्यिक न्याय के विरुद्ध होगा। गोदान की कहानी ढीली ढाली शिथिल कथा है जिसे भारतीय समाज की मंद मंथर गति या लय के अनुरूप कहा जा सकता है। इधर भारतीय उपन्यास को परिभाषित करने के लिए इसी मंद मंथर गति या लय की ओर इशारा किया गया है। गोदान किसान चेतना की महागाथा ही नहीं है, वह स्त्री चेतना की महत्वपूर्ण गाथा भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इधर अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग के नए संस्करण में इस तथ्य पर बल दिया है कि गोदान की ट्रेजेडी केवल एक के चरित्र से नहीं, दोनों होरी, धनिया के चरित्र से मिलकर बनी है। गोदान के पुनः मूल्यांकन में इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह केवल संयोग नहीं है कि गोदान के आरंभ और अंत में स्वीकृति के अर्थ में मृत्यु का संकेत है। पहले मृत्यु का आभास और फिर प्रत्यक्ष त्रासद उपस्थिति। एकदम आरंभ में होरी धनिया के बीच कठिन संघर्ष के एहसास के साथ हास्य विनोद के क्षण आते हैं, पर जैसा प्रेमचंद ने संकेत किया है, इस क्षणिक मृदुता को यथार्थ की आंच में झुलसते देर नहीं लगती। होरी का कहना कि साथ तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। आने वाली कठोर मृत्यु का पूर्वाभास नहीं तो और क्या है, और धनिया के लिए पहले ही कहा जा चुका है। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग
संभला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। गोदान की ट्रेजेडी की व्याख्या करते हुए रामविलास जी ने ठीक ही कहा है कि कथा ट्रेजेडी है या नहीं, यह मृत्यु पर निर्भर नहीं है। धन्या का चरित्र होरी से कम ट्रेजिक नहीं है। उपन्यास के अंत में तो मृत्यु की उपस्थिति है ही। धन्या ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। वह आधा जिस पर जीवन टिका था जैसे खिसका जा रहा था। होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। विचारणीय कि इस ढीली ढाली कथा के शिथिल विस्तार को संगठित करने वाला संदर्भ मृत्यु है या कि जीवन में ही निहित संघर्ष की निरंतरता। आखिर मृत्यु के ठीक पहले होरी के मन में विजय की यह अनुभूति हुई थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है, उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। गोदान पर विचार करते हुए अंतर्वस्तु के साथ गठन या संरचना का प्रश्न अनिवार्य रूप से उठेगा। वह न केवल प्रेमचंद की महत्वपूर्ण अंतिम कृति है, बल्कि हिंदी में यथार्थवादी कथा परंपरा के प्रवर्तन की दृष्टि से भी सबसे अधिक उल्लेखनीय रचना है। विधा की दृष्टि से गोदान पर विचार करने वालों में कथाकार निर्मल वर्मा महत्वपूर्ण है, जिनके अनुसार प्रेमचंद ने एक यूरोपीय विधा को परीक्षित किए बगैर ही ज्यों का त्यों अपना लिया। उसमें अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ नया जोड़ा ही नहीं, उन्हीं के शब्द हैं। एक तरफ प्रेमचंद की गहन अंतर्दृष्टि है जो गोदान के पात्रों ने उन्हें दी है, दूसरी तरफ एक ऐसी बनी बनाई विधा को अपनाने की मोहजनक सुविधा है जिसका इन पात्रों के संस्कारों, व्यक्तित्व, जातीय अनुभवों, उनकी जीवन धारा से कोई संबंध नहीं। महत्वपूर्ण लगने वाला यह निरूपण दरअसल एक तरह का सरल निरूपण है, सरल और रिडक्टिव, जो रूप को ही वस्तु मान लेने या वस्तु को रूप मान लेने के परिचित पूर्वग्रह का परिणाम है। जिनकी दृष्टि गोदान के समय के भारतीय समाज गोदान की गहरी स्थानीयता पर है, वे देख सकेंगे कि प्रेमचंद ने उपन्यास रूप में क्या नया जोड़ा है। उनके लिए अनिवार्य होगा कि गोदान की संरचना पर विचार करते हुए वे वस्तु रूप की द्वंद्वात्मकता को महत्वपूर्ण संदर्भ मानकर चलें। उपन्यास को जिस अर्थ में सर्वाधिक मिश्रित विधा या कला कहा गया है, या जिस अर्थ में कहा गया है कि उसका ढांचा पूरी तरह बना ही नहीं, निर्मित ही नहीं हुआ और जो हर नए दौर में नए सिरे से बनने के लिए बेचैन रहता है, इस दृष्टि से भी यह देखना कठिन नहीं है कि प्रेमचंद ने गोदान तक आते आते उपन्यास रूप में क्या नया जोड़ा है। संभव है हमारी आलोचनात्मक शब्दावली में उस नई विशेषता या अन्य संबंधित विशेषताओं के लिए उपयुक्त शब्द मौजूद न हो। चूक उनसे भी हुई है जो पूछते हैं कि गोदान में गांव की कथा तो है पर गांव कहाँ है। बेलारी उन्हें रूप आकारहीन जान पड़ता है और इसलिए अप्रामाणिक लगता है। यह उसी तरह की आपत्ति का दूसरा रूप है जो नंद दुलारे वाजपेयी की गोदान
संबंधी आलोचना में इस रूप में दर्ज है। गोदान उपन्यास के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 2 खंडों में रहने वाले 2 परिवारों के समान हैं, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से बहुत कम संपर्क है। गोदान का ढीला ढाला रूपबद्ध, उसकी संरचनात्मक खामियां कई प्रसंगों में फिल्मी लटकों का सा वियोग, मूल कथा पर पड़ने वाले अवान्तर प्रसंगों का दबाव, चरित्र चित्रण की प्रणाली में प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व पर विशेष बल, इन सारी स्थितियों को एक विशेष समय के सामाजिक संक्रमण से संबंध करके देखना जरूरी होगा, अन्यथा हम गोदान की संरचना की व्याख्या अलग कर रहे होंगे और गोदान की सामाजिकता पर विचार अलग कर रहे होंगे। प्रेमचंद की भी आखिर उपन्यास के बारे में अपनी एक अवधारणा थी। उन्होंने लिखा था, भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। अभी हम झूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, भविष्य में सच को झूठ बनाकर दिखाना होगा, तब यह काम उससे कठिन होगा जितना अब है। क्या प्रेमचंद ने यह कठिन काम करने की दिशा में कोई पहल की? गोदान की संरचना पर विचार करने के लिए यह भी एक जरूरी संकेत है। पहले गोदान के रूपबंध के बारे में कुछ और बातें। विचारणीय है कि किसान जीवन का महाकाव्य या किसान जीवन की महागाथा होते हुए भी गोदान में होरी की कहानी को और अधिक विस्तार क्यों नहीं दिया गया? होरी की कथा गोदान में आधे से भी कम जगह घेरने वाली कथा क्यों है? यह सवाल पहले भी पूछा गया है। क्या गोदान की रचना के समय प्रेमचंद का ध्यान इस ओर नहीं गया, या होरी का जीवन था ही घटना शून्य, या प्रेमचंद के होरी जैसे चरित्र के आकलन में ही कोई कमी थी? क्या यह अनुभव और पर्यवेक्षण की सीमाओं के कारण हुआ? ये सवाल उसी द्विधा विभक्त मनोविज्ञान से प्रेरित है, जिसके अंतर्गत संरचना का संदर्भ अलग है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अलग। होरी की ट्रेजेडी अकेले जीवन की या एक व्यक्ति के पारिवारिक जीवन की कोई अलग थलग नहीं है। वह घटित हो रही है एक ऐसे व्यापक भारतीय समाज में जिसमें जीवन पद्धति या जीवन स्तर या जीने के साधनों की दृष्टि से बड़ी भिन्नताएं हैं। हाशिए पर दिखने वाला उच्च वर्ग परजीवी होकर भी केंद्र की जीवन धारा को दूर तक प्रभावित करने वाला है। जहां तक औपनिवेशिक ढांचे में उस वर्ग के चरित्र निरूपण का सवाल है, प्रेमचंद उन्हें लगभग एक एल्बम में रखे चरित्रों की तरह दिखाते हैं। अधिक से अधिक उनकी प्रातिनिधिक वर्गीय अभिलाक्षिकता का संकेत है। कथा व्यापार में इससे अधिक संलग्नता का प्रमाण भी नहीं देते। उनके क्रियाकलापों को बहुत स्पष्ट मुक्तता भी प्राप्त नहीं है, जो उसके व्यक्तित्व विधान में खास भूमिका निभाती हो। लुकाच की भाषा में कहा जाए कि वे हिस्सेदार नहीं हैं, महज दर्शक हैं। उनकी व्यवस्था भी बस इसलिए चल रही है कि अभी प्रतिरोधक शक्तियां आगे नहीं आई हैं, पर उस व्यवस्था की अपनी क्रूरता किसी से छिपी नहीं है। गोदान में गौर करने की चीज यह है कि होरी का संघर्ष जितना वर्णित है उतना ही नहीं है।
उसका चरित्र इस हद तक प्रतिनिधिक भी नहीं है कि सपाट जान पड़े। विश्वनाथ नरवाणे ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद हिज लाइफ एंड वर्क में सीधे शब्दों में प्रेमचंद के चरित्रों को अविश्वसनीय बताया है, क्योंकि वे अपनी स्वाधीनता का कोई प्रमाण नहीं देते। उनकी दृष्टि में प्रेमचंद के सभी चरित्र किसी न किसी सांचे में ढले हुए हैं, चाहे वह गोदान का होरी हो या रंगभूमि का सूरदास या प्रेमाश्रम का प्रेम शंकर। पूरन चंद्र जोशी ने नरवाणे के इस पूर्वग्रह पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही लिखा है। प्रेमचंद की जो शक्ति है या गुणात्मक विशेषता है, उसी को नरवाणे ने उनकी कमजोरी समझा है। इसका मूल कारण है कि नरवाणे सौंदर्य शास्त्र को सामाजिकता से अलग करके देखते हैं। नरवाणे को वह भी आपत्ति है कि गोदान में प्रेमचंद कोई सुसंगत संश्लिष्ट जीवन दर्शन नहीं दे सके। प्रेमचंद के विचार क्या हैं? बस असंबद्ध प्रतिक्रियाएं। वे कथा की एकाग्रता या अवनीति में भी बाधक है। आपत्ति यह है कि प्रेमचंद कथा में स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और किस्सा गोई से वर्णनात्मकता पर आ जाते हैं, और यह भी उन्हें गहरी कलात्मकता या सृजनात्मक सफलता से वंचित कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो इन समस्त पूर्वग्रहों या आपत्तियों की प्रकृति एक है। ये आपत्तियां संरचना संबंधी प्रश्नों को अलग और गोदान की सामाजिकता के प्रश्न को अलग रखने की विडंबना से पैदा हुई है। महान कला का एक लक्ष्य यह भी बताया गया है कि वह उस संपूर्ण जटिल यथार्थ को प्रत्यक्ष करे जिसमें अनेक प्रकार के अंतर्विरोध गहरे अंतर्गठन में घुले मिले हो। क्या यह कलात्मक पूर्णता प्रेमचंद का आदर्श है? शायद एक हद तक ही। कथा सूत्रों का दोहरापन और चरित्रों का समीकरण प्रेमचंद की बनावट की परिचित विशेषताएं हैं। होरी की कहानी राय साहब की कहानी से भी जुड़ी है और मेहता मालती की कहानी से भी। गोबर की कहानी तो उसमें अंतर्भुक्त है ही, चाहे तनाव के स्तर पर ही। उसकी कहानी मेहता मालती कथा सूत्र से भी जा मिलती है। गोबर को शहर में शरण मेहता के यहाँ मिली हुई है। मीनाक्षी मुखर्जी ने कथा का ग्राफ बनाते हुए दिखाया है कि बस दो कथा सूत्र परस्पर नहीं मिलते। गोबर की कहानी राय साहब की कहानी को नहीं छूती। हालांकि यह बात सर्वथा प्रकट है कि होरी पर गोबर का सारा गुस्सा राय साहब जैसों के साथ उसके जुड़ाव को लेकर ही है। उपन्यास में कहीं गोबर होरी आमने सामने हैं, कहीं होरी धनिया का समीक्षीकरण महत्वपूर्ण है, कभी होरी के दुर्भाग्य और राय साहब के दुर्भाग्य की तुलना की गई है। कभी मालती की ईर्ष्या का विषय बनने वाली जंगली ग्रामीण लड़की उसके साथ अनोखा तनाव भरा रिश्ता बनाती है। मेहता मालती, मालती गोविंदी, मिर्जा तनखा, राय साहब, राजा साहब का समीक्षीकरण कथा को एक रस होने से बचाता है। प्रेमचंद की यह एक परिचित युक्ति है, जैसे बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रेमचंद के बयान में अनुकृति मूलकता और दृष्टांत मूलकता के लिए खासी जगह है। गोबर का बेलारी से लखनऊ जाना भारतीय समाज के जिस संक्रमण का सूचक है, उसे दिखाने के लिए भी समीक्षीकरण की युक्ति अपनाई गई है। सेमरी और बेलारी का आमना सामना तो राय साहब और होरी के रूप में होता ही रहता है।
प्रेमचंद सिंधी के राय साहब के जरिए दिखाते हैं कि अब शोषण के रूप सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं। जमींदार और पूंजीपति वर्ग के हितों की एकता शोषण और दमन को तेज करने का प्रबल तर्क है। प्रेमचंद गांधी जी की सुधार संबंधी विचारधारा की सीमाएं समझ रहे थे, पर उनके विचारों में हो रहे परिवर्तन से अप्रभावित न थे। 1922 में गांधी ने लिखा था, शहरों में निवास करने वाले लोगों को यह नहीं पता कि किस तरह भारत की जनता आधा पेट खाकर निर्जीव होती जा रही है। उन्हें यह नहीं पता कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण सुविधाएं उन्हें विदेशी शोषकों के लिए किए गए कार्य की दलाली के रूप में प्राप्त हैं, और यह समस्त लाभ और दलाली जनता का रक्त चूसकर प्राप्त की जाती है। गांव और शहर की कथा की संबंधितता महज औपनिवेशिक सुविधा नहीं है, वह भारतीय समाज और राजनीति के अंतर विरोधों को समझने में, औपनिवेशिक व्यवस्था के परजीवी चरित्र को समझने में और भारतीय समाज के अपने उद्वेलन और रूपांतरण को समझने में सहायक है। प्रेमचंद की विचारधारा में असंगतियां तो हो सकती है, अंतर्विरोध हो सकते हैं। स्त्री के बारे में उनकी मान्यताओं को लेकर आपत्तियां उठाई जा सकती है, पर कहीं न कहीं उनका पक्ष गांव की संस्कृति के मूल आधार से जुड़ा है और उनके लिए प्रामाणिकता की कसौटी गांव के मूल संस्कार हैं। निश्चय ही वह गांव मैथिली गुप्त का गांव नहीं जो सब प्रकार से सुंदर है और मोहक आदर्श मूल्यों की निर्मित है। यहाँ गांव अपने सारे अंतर्विरोधों के साथ छल और सच्ची मनुष्यता के साथ तमाम गुणों और सूक्ष्मताओं में प्रेमचंद के लिए महत्वपूर्ण है। होरी धनिया जो सबसे प्रमुख चरित्र है, गवई जिंदगी के 7 तत्वों से बने हैं। रही बात प्रेमचंद के अंतर्विरोधों की, वे एक खास समय के शिक्षित भारतीय समाज के संस्कारगत द्वंद्वों का ही एक रूप है। आधुनिकता का एक ही रूप या अर्थ आधुनिक भारतीय इतिहास के हर दौर में मान्य नहीं रहा। समय और स्थान के अनुभव, निजी और सामूहिक प्रतिक्रियाओं का द्वंद्व, संभावनाएं और निषेध, इन्हें मिलाकर ही आधुनिकता नहीं आधुनिकताएं होती हैं। महत्वपूर्ण है समय और समाज जिसमें आधुनिकता विशेष रूप या आकार ग्रहण करती है। होरी के व्यक्तित्व विधान में क्या प्रेमचंद की कोई विशेष आधुनिक दृष्टि या समझ काम कर रही है? आखिर क्यों प्रेमचंद गोदान में आकर एक ऐसे कथानक का निर्माण करते हैं जो दुर्बलताओं, हताशाओं से घिरा है? क्या घटित हुआ? प्रेमचंद की औपनिवेशिक संकल्प में कि छद्म विजय से सच्ची पराजय या निराशा मूल्यवान लगने लगी। झूठे समझौतों से सीधा प्रकृति टकराव सार्थक लगने लगा। इसे समझने के लिए 30 के बाद की ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखना जरूरी है। होरी के संघर्ष के अनुभवों में प्रकृति से लगाव, हास परिहास, सच और झूठ का मिश्रण भी अर्थ रखता है। अनेक अवसरों पर जिस धनिया से उसका सीधा संघर्ष है, वही अपने नारीत्व की संपूर्णता से उसे अभयदान दे रही है। धन के वर्चस्व ने आधुनिक समाज में संबंधों का अलगाव पैदा किया है। उससे अलग यहाँ विपन्नता की सोहाग को दृढ़ करने वाला संदर्भ है। मार्क्स ने जिस तर्क से मनुष्यता के मूल में मनुष्य के होने पर ही बल दिया था, उसी तर्क से गोदान में शिक्षितों की बहस और जीवन पद्धति के समानांतर इस ग्रामीण स्वभाव के प्रकृत मर्म को समझने की जरूरत है। उपन्यास के शुरू में ही भोला की कमजोरी होरी एक ही बार में पहचान लेता है जब वह उसकी आंखों में स्त्री की लालसा सजग होते देखता है। प्रेमचंद की दृष्टि में होरी की कमजोरियां
भी महत्वपूर्ण है। वे भी उसका चरित्र बनाती है। होरी भोला के साथ छल कर रहा था, इसे वह बुरा नहीं मान रहा था। उसकी विनोद वृत्ति भी इस मामले में सजग थी। प्रेमचंद छल और विनोद वृत्ति को एक अभिन्न तत्व बताते हुए होरी के जीवन स्वभाव की मीमांसा इस रूप में करते हैं। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। निराला के उपन्यास में बिलेसुर आखिर तक यह भ्रम बनाए रखते हैं कि उनके पास सोने की ईंट है। यूं वे कठिन भयानक संघर्ष में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। बिरादरी और भयाचार के नाम पर भारतीय किसान का जो शोषण होता है, उसकी झलक प्रेमचंद और निराला ने एक ही तरह अपने उपन्यासों में दी है। होरी में औसत किसान की सारी कमजोरियां हैं, पर साथ ही यह अनिवार्य गुण भी कि होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। राय साहब के आत्मविश्लेषण में या आत्मपक्ष से किए गए वर्ग चरित्र के विश्लेषण में प्रेमचंद का इच्छापूर्ण सोच मौजूद है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरे के रोने पर हंसी आती है। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे वर्ग की हंसी मिट जाने वाली है। प्रेमचंद छिपाते नहीं कि राय साहब का यह बयान निरावांग जाल है। होरी के मन में सहानुभूति और श्रद्धा उपजाने का हेतु उपचार मात्र, क्योंकि दूसरे ही पल यह जानकर कि कहीं विद्रोह और अवज्ञा के लक्षण है, तुरंत दमन के लिए उनकी तैयारी चढ़ जाती है। होरी से गोबर का पीढ़ीगत भेद या भिन्न मनस्थिति बताने के लिए प्रेमचंद इंतजार नहीं करते, पहली झलक में उसे प्रकट कर देते हैं। गोबर की विद्रोह संबंधी विचारधारा शुरू में ही इतनी सटीक, तर्कसंगत और परिपक्व जान पड़ी है कि आश्चर्य होता है। होरी को वह शुरू से ही लताड़ता रहता है, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। गोबर झुनिया प्रसंग भी उपन्यास के शुरू में ही आकार ग्रहण करता है। झुनिया विधवा है। गोबर अपनी सहज दुर्बलता से झुनिया के प्रति आकृष्ट है, पर उसे साथ लेकर घर में प्रवेश करने का साहस उसमें नहीं है। यहाँ प्रेमचंद कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते, आकर्षण का प्रभाव बढ़ता है और उसी अनुपात में साथ रहने की बेचैनी भी। मिलने जुलने के अवसर भी खोज लिए जाते हैं। प्रेमचंद मनोविकारों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इस प्रगाढ़तर संबंध को मूर्त करते हैं। जिन्हें गोदान की दुनिया स्त्री विहीन नजर आती है, उन्हें धनिया के विद्रोह के साथ धनिया के स्निग्ध प्रेम और गोबर झुनिया संबंध की क्रमिक स्थितियों पर विचार करना चाहिए। प्रेमचंद ही हो सकते हैं, शरद या जैनेंद्र नहीं। पर क्या ऐसे स्तर उनकी संवेदनात्मक समझ और सूक्ष्म पर्यवेक्षण का प्रमाण नहीं? दुनिया का वंचित मन
जिसे भाभीियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था। उसके कौमार्य पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। ऐसे स्थल गोदान में और भी हैं जहाँ प्रेमचंद स्त्री की कोमल संवेदना को सहज मुक्त कर सकते हैं। माता दिन सिलिया प्रसंग में जहाँ माता दिन में तो सिलिया के साथ रहने की हिम्मत नहीं है और बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक उसके बाद की स्थिति है। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहंगता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से स्त्री सुलभ संवेदना के बहाने संकेत है कि प्रकृति भी मनुष्य को सहने की शक्ति देती है। अनुभव पक्की झुनिया और गोबर की अबोधता का समुच्चीकरण भी परिस्थिति को समझने में सहायक है। झुनिया ने गोबर में इतनी संवेदना तो जगा ली कि वह पंचायत और बिरादरी से न डरे और झुनिया को घर में लाने के लिए बहुत समय लगा। यद्यपि तब भी झुनिया के साथ घर में प्रवेश करने का साहस गोबर में न था। गोदान की कथा में इस बीच 60 पुष्टों के भीतर क्या कुछ घटित हो गया है। बहुत लालसा से जो गाय लाई गई थी, जो गोबर झुनिया के मिलने का बहाना भी बनी, उसे अपने भाई हीरा ने जहर दे दिया था। यह साधारण मौत न थी, होरी की आधी मृत्यु थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। हीरा के घर की तलाशी हो यह होरी के अस्तित्व को माना मिटा देने के लिए काफी था। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। प्रेमचंद उपयुक्त प्रसंग को छोड़कर दूसरी दुनिया में लौटते हैं। गोदान के ढीले ढाले रूपबद्ध की व्यवस्था कथा रस की दृष्टि से भी इस अवकाश और अंतराल के मनोविज्ञान की जांच की जानी चाहिए। राय साहब के उत्सव का सा दृश्य है। होरी जनक का माली बना हुआ है। शगुन के 5 रुपए देकर धनुष यज्ञ और प्रहसन, जहाँ बौद्धिकों की भद्र वर्गीय विचारधारा के अनेक अंत विरोध हैं। मेहता सीधे यह सवाल उठा सकते हैं, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। यहाँ नकली जीवन का ही तो सारा खेल है और मेहता को इसी जीवन से ऐतराज है। बहस चल रही है ऊंच नीच पर, आदर्शवाद और सिद्धांतवाद पर, धन की प्रमुखता पर, मुक्त भोग और विवाह पर। क्या भाषा और क्या व्यवहार, सर्वत्र सौंग ही सौंग। फिल्मी वातावरण है। अफगान देश में मेहता मालती का अपहरण किए जा रहे हैं और सबको सांप सूंघ गया है। मालती के मन में स्वयं किए हुए अफगान वेश वाले मेहता के लिए नया ही आकर्षण पैदा हुआ है। प्रेमचंद मेहता के प्रति मालती के आकर्षण को स्वयं से अधिक महत्व नहीं देते, पर मालती के प्रति आकर्षण कहाँ ठोस भूमि पर स्थित है।
इसे तमाम फालतू अनावश्यक दिखने वाले ब्यूरो में ही अलक्ष्य नहीं रहने दिया गया है। जंगली ग्रामीण युवती के प्रति मेहता का खिंचाव देखकर मालती में जो ढाह पैदा हुआ है, वह भी मालती के व्यक्तित्व पर आरोपित आधुनिकता की हंसी उड़ाता है। यहाँ वह शिक्षित आधुनिका नहीं, साधारण कमजोर औसत घरेलू गंवार नजर आती है। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद की सहानुभूति सभी पात्रों के प्रति एक सी नहीं है। वे सभी पात्रों के मन में शायद प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनके अपने संस्कार, अपना समय और समाज जिम्मेदार है। अधूरी आधुनिकता के प्रति चकाचौंध और अनेक स्तरों पर पिछड़ेपन से आक्रांत प्रेमचंद की इस खास दुर्बलता को छिपाने की जरूरत नहीं। यह दुर्बलता न होती तो गोदान का संपूर्ण संगठन भिन्न प्रकार का होता और इसी अर्थ में उसका संरचनात्मक प्रभाव भी। यहाँ बहुत से प्रसंगों को कथा का फैलाव समेट तो लेता है, लेकिन मूल वस्तु की आंतरिक सघनता को कहीं अवरुद्ध भी करता है। मानव व्यवहार तथा ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन सूत्र पूरे उपन्यास में बिखरे हैं। जरूरी नहीं कि उन सबका उपयोग मूल कथा संवेदना को प्रगाढ़ और तीव्रतर बनाता हो। कहीं संकेतों में कहीं मनोवैज्ञानिक चमक है, कहीं बौद्धिक तीक्ष्णता और कहीं संकेत नहीं, महज ब्योरे हैं, निष्क्रिय तटस्थ। ऐसी महत्वपूर्ण कृतियों की विफलताएं भी विचारणीय होती है, पर उनका अध्ययन अधिक सावधानी की मांग करता है। गोदान के अंत जैसे प्रसंग में अर्थात मृत्यु के निरूपण में ही प्रेमचंद का कवि हृदय सजग नहीं है। उपन्यास के कई साधारण प्रतीत होते प्रसंगों में प्रेमचंद एक बड़े कथाकार की कवि दृष्टि का आभास देते हैं। जिस क्षण जुनिया घर में प्रवेश करना चाहती है, धनिया और होरी उसके एकदम विरुद्ध हैं, पर भीतर भीतर द्रवित। जहाँ धनिया कहती है, मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में ना रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। घर में ऐसी छत्तीसों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। कहना कठिन है यह कितना प्रकट क्रोध है और कितना छद्म क्रोध है। प्रेमचंद एक बड़े लेखक की तरह पहचान रहे हैं कि ऊपर से कठोर दिखने वाले इन शब्दों के पीछे धनिया के हृदय की तरलता है कैसी। होरी भी तैयार है कि घसीटकर उसे बाहर कर देगा, पर जब उपयुक्त क्षण आता है, धनिया का स्वर बदल जाता है। तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, इतना रात गए अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहाँ। किसी ने डुबोई, अब तो डूब ही गई। यही प्रेमचंद की होरी धनिया जैसे चरित्रों के मर्म में प्रवेश करने की क्षमता प्रकट होती है, जैसी हम टॉल्स्टॉय या अन्य बड़े लेखकों के यहाँ देखते हैं। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौंह, इस पर हाथ ना उठाना। वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। आगे का दृश्य यह है, होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो गया।
होरी को इस वित्त यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। लुकाच ने अपने एक निबंध में कहा है कि जीवन की आंतरिक कविता मनुष्य के संघर्ष में ही रूप ग्रहण करती है। जीवन की सार्थकता को सुरक्षित रखने में और गहनतर बनाने में यही कविता काम आती है। संघर्ष में ही होरी धनिया इस आंतरिक कविता को अपने जीवन की सार वस्तु के रूप में सुरक्षित रख पाए हैं। प्रेमचंद अन्यत्र भी याद दिलाते हैं कि जहाँ संपत्ति की दीवार ऊंची होती गई है, वहीं दंपति एक दूसरे से दूर होते गए हैं। उपयुक्त प्रसंग गोदान के अविस्मरणीय प्रसंगों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहा जाए, यही वे मार्मिक स्थल है जहाँ लेखक की सहज वृत्ति रमी है और जो कथा के फैलाव को अंतर्गठित करते हैं। शहरी कथा के भावहीन प्रसंगों से तुलना करके देखें तो यह फर्क और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। वहाँ सब कुछ सामान्य है, ऊपरी सत्य यहाँ सब कुछ या बहुत कुछ विशेष, अंतरंग और गहन। दुनिया भी सामान्य से विशेष हो गई है। अनुभव पक्की झुनिया के जीवन में भी यह एक नया अनुभव घटित हुआ था। प्रेमचंद यहाँ उसके इर्द गिर्द जो वातावरण बनाते हैं वह परिस्थिति के मन में उसकी पैठ का उदाहरण है। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गई थी। दुनिया को संरक्षण देने के लिए होरी धनिया को पूरे समाज से लड़ना पड़ा। वे जाति बाहर कर दिए गए। जाति प्रधान समाज व्यवस्था की निष्ठुर अमानवीयता को प्रेमचंद निराला ने एक ही तरह से पहचाना है। धनिया पंचायत के फैसले को चुनौती देती है। होरी अपने को बिरादरी का चाकर समझता है। फिर वही समीक्षीकरण, तुलना, विसादृश्य, यह घटना ही गोबर का व्यक्तित्वांतरण करने वाली थी, उसे परिवार और समाज का ज्ञान कराने वाली। आगे फिर उसमें फर्क आया, शहरी रंग ढंग और तरह तरह के दबाव, परिवार से विच्छिन्नता, अलगाव, आकस्मिकता, चांस। प्रेमचंद की कथा विधान की परिचित युक्ति है। लुकाच ने ही अपने एक विश्लेषण में यह भी कहा है कि संयोग या आकस्मिकता न हो तो सारी कथा निष्क्रिय अमृतन लगने लगे। हाँ, संयोग होकर भी वह अपरिहार्य लगे कि और कुछ हो ही नहीं सकता। यही उसके उपयोग में सार्थक रचना दृष्टि का पता चलता है। कठिन से कठिन दुख में प्रकृति मनुष्य को किस तरह बल देती है, इसके प्रमाण भी प्रेमचंद और निराला के यहाँ बहुत समानता लिए हुए है। गोबर झुनिया के चले जाने से घर सूना हो गया है। गोबर जो कह सुन गया उसकी तिक्तता जाते जाते जाएगी। वो बच्चा भी छिन गया जो धनिया के लिए जीवनाधार बना था। होरी धनिया में नोक-झोंक हुई, फिर जैसे उन्होंने यथार्थ को सहने की आंतरिक शक्ति अर्जित की। प्रेमचंद लिखते हैं, विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है, पर मुख्य प्रसंग तो आगे है। होरी खलियान पहुंचा जहां दृश्य यह था, रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था। दोनों हाथों से दिल खोलकर कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कुक से आशाओं को जगाती फिरती थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे
तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा, हिया जरत रहत दिन रैन, होरी की जीवनी शक्ति का यही रहस्य है। उसकी ट्रेजिक कथा में जीवन संघर्ष के कितने ही मधुर मर्मस्पर्शी प्रसंग जुड़े हैं, जो उसकी गहरी जीवना शक्ति को प्रमाणित करते हैं। गोदान की कथा में इसके आगे भी आते हुए पूंजीवाद और खत्म होते सामंतवाद के गठजोड़ से निकले कथा संदर्भ में बहुत कुछ जुड़ता रहता है, जिसके चलते मूल समस्या पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। सिवा होरी के अकेले होते जाने के, टूटते जाने के, हालांकि प्रेमचंद संकेत करते हैं कि शोषण चक्र ने होरी को ही नहीं पूरे गांव को तोड़ा है। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हो और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलियानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलियानों में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। घटनाएं हैं पर जीवन में कोई गति ही नहीं। माता दीन सिलिया की कथा, बेटी के विवाह के लिए होरी पर कर्ज का बोझ, अंततः बेटी बेचने के लिए अभिशप्त होरी की असहायता। गोबर खन्ना की मिल में मजदूरी करता है, मिल में हड़ताल, मंदी, बेकार का दौर, गोबर पर हमला, फिर जैसे सारा कथाजल समेटा जा रहा है। खन्ना की मिल में आग लग जाती है, मालती के रंग ढंग में परिवर्तन, मेहता सेवा संकल्प की राह पर कितने ही चरित्र महज अवधारणा होकर रह गए हैं। जहां राय साहब के सारे मंसूबे पूरे हो रहे थे, बेटे के विवाह के सवाल पर संघर्ष, जैसे सारा जीवन ही उजड़ने लगा। मालती अविवाहित मातृत्व की अनुभूति। मेहता मालती संबंध निर्णयात्मक स्थिति में मित्र रूप में ही रहने का प्रस्ताव संकल्प, मालती की ओर से असीम तक पहुंचने का अवसर खो देने का डर, मालती में विवाह की कल्पना से क्या प्रेमचंद आगे आ रहे जैनेन्द्र को एक नई विषय वस्तु दे रहे थे? दूसरी ओर होरी धनिया के छोटे बड़े भौतिक दुखों से निर्मित दाम्पत्य एक ट्रेजिक अंत तक पहुंचकर प्रेमचंद की मूल अंतर्वस्तु और विचारधारा को निर्णायक स्थिति तक ले आता है। होरी ने कन्या बेची और रुपए प्राप्त किए, यह अपमान की प्रकाष्ठा है। होरी के लिए प्रेमचंद के शब्द हैं, आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। एक्सेस उससे पूछो, कभी तुमने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छांव में बैठा? उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है, कायर, लोभी, अधम। यह आत्मधिक्कार नाटक के क्षण नहीं, ठोस वास्तविकता के त्रासद अनुभवों से पैदा हुआ है। यहाँ कोई बौद्धिक तर्क नहीं, पर जो है वही हो सकता है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। इस ढीले ढाले कथा तंत्र में जरूरी बहुत कुछ ऐसा है जो मूल कथा से
बस यूं ही जुड़ा है और आसानी से काट छाट के क्रम में अलग किया जा सकता है। पर काट छाट प्रेमचंद के अपने इस शिल्प रूप की प्रकृति नहीं है। आकस्मिकताएं हैं, पर नाटकीय क्षण की चरम तीव्रता कहीं नहीं है। यहाँ तक कि होरी की मृत्यु भी धीरे धीरे घटित होती है। कितनी ही बार उसके व्यक्तित्व का कोई न कोई सजीव अंश मर जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। इसी अर्थ में रामविलास शर्मा को कहना पड़ा है, गोदान की गति धीमी है। होरी के जीवन की गति की तरह यहाँ सैलाब का वेग नहीं है, लहरों के थपेड़े नहीं है। यहाँ ऊपर से शांत दिखने वाली नदी की भंवरें हैं जो भीतर ही भीतर मनुष्य को दबाकर तलहटी से लगा देती है, और दूसरों को वह तभी दिखाई देता है जब उसकी लाश उतराती हुई बहने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि गोदान की संरचना पर विचार गोदान के ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ को छोड़कर असंभव है। महाशिल्पगत विशेषताओं या सीमाओं की कोटि बनाकर गोदान की संरचना के मर्म तथा वैशिष्ट्य को समझ पाना कठिन है। यह सवाल गैर जरूरी नहीं है कि 1936 में प्रकाशित गोदान में होरी का संघर्ष, पराजय तथा निराशा का बोध आकस्मिक है या उसका ठोस सामाजिक ऐतिहासिक आधार भी है। उपन्यास के वस्तु रूप संगठन पर विचार करते हुए कहा गया है कि वस्तु को निर्धारित करने वाला तत्व तो है, लेकिन वस्तु की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जिसके केंद्र में स्वयं मनुष्य न हो। इस दृष्टि से गोदान की संरचना को संगठित करने वाला और उसे सार्थक कलात्मक परिणति देने वाले संदर्भ हैं होरी का संघर्ष, उसकी पराजय और उसकी निराशा। उपन्यास के रचना समय को देखते हुए जिसके ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ की कल्पना असंभव नहीं है। तो ये थी गोदान की संरचना, लेकिन असली सवाल अब आपसे है, क्या होरी की जिंदगी सिर्फ एक कहानी है या आज भी हमारे समाज की सच्चाई? अगर आप होरी की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहराई वाली हिंदी साहित्य की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी गोदान को समझ सके। धन्यवाद।